अल्लाह ताला के हिफ्ज़ अमान में बखैर व आफियत और खुशबाश होंगे। प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। सो नाउ लेट्स बिगिन। हमारा आज का टॉपिक है थिन फिल्म्स, जिसमें हम देखेंगे थिन फिल्म्स का इंट्रोडक्शन, क्या होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज, एप्लीकेशंस एंड डिफरेंट सिंथेटिक स्ट्रेटजीज। सबसे पहले हम इन थिन फिल्म्स का इंट्रोडक्शन देखते हैं। As its name indicates that thin films, these are such materials which exist in the form of film, whose thickness ranges from 0.1 micrometer to 300 micrometer. Its comparative material is coating. कोटिंग और थिन फिल्म्स टोटली डिफरेंट होते हैं। किस लिहाज से डिफरेंट होते हैं कि इन दोनों की जो थिकनेस है उनमें रिमार्केबल डिफरेंस होता है। थिन फिल्म्स ऐसी फिल्म्स जिनकी थिकनेस 0.1 से 300 माइक्रोमीटर तक रेंज करती है और कोटिंग्स की थिकनेस मोर देन 300 माइक्रोमीटर होती है। इसकी कोटिंग्स की थिकनेस बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू थिन फिल्म्स। सो नाउ लेट्स सी इट्स प्रॉपर्टीज। नंबर 1, थिन फिल्म्स केमिकली और प्योर होती हैं एंड केमिकली स्टेबल होती है। थिन फिल्म्स में कोई भी आयरन, कॉपर या किसी भी और मटेरियल की इम्प्योरिटीज नहीं होती। लेस देन 1 पार्ट्स पर बिलियन कॉपर या कोई भी मेटल इसमें 1 पार्ट्स पर बिलियन से भी कम होती है। सो इस लिहाज से हम ये कहते हैं कि थिन फिल्म्स केमिकली प्योर होती हैं और स्टेबल होती हैं। स्टेबल कैसे होती हैं कि ऐसी मटेरियल्स या ऐसे सरफेसेस जिन पे इनकी फिल्म्स चढ़ाई जाती हैं उनके साथ ये केमिकली डिकम्पोज नहीं होती, स्टेबल रहती हैं। उनके साथ कांटेक्ट करने के बाद भी, उनके ऊपर स्टक होने के बाद भी ये स्टेबल रहती हैं। इस लिहाज से ये केमिकली प्योर और स्टेबल होती है। इनकी थिकनेस यूनिफॉर्म होती है। नंबर 3, इनकी लो डेंसिटी होती है। नंबर 4, इनकी बॉन्डिंग एनर्जीज की मैग्नीट्यूड उतनी ही होती है जितनी कि किसी भी केमिकल बॉन्ड की होती है। लाइक कोई भी सबस्ट्रेट है हमारे पास, उसके ऊपर हमने इसकी फिल्म डिपॉजिट करवाई है, तो उनके दरमियान जो उनकी बॉन्डिंग एनर्जीज हैं उनकी मैग्नीट्यूड उतनी ही होती है, ऑलमोस्ट सेम होती है जैसे जितनी के केमिकल बॉन्ड की होती है। ठीक है। और केमिकल बॉन्ड के अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जितनी मैग्नीट्यूड होती है या वीक वंडरवॉल फोर्सेस की जितनी मैग्नीट्यूड होती है इनकी भी उतनी ही होती है। सो द नेक्स्ट इज नंबर 5, इनकी स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं। Like they act as insulators, as conductors, और इनकी ऑप्टिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी बहुत स्पेशल होती हैं।
ऑप्टिकली, इनकी जो हम कहते हैं कि ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, वो हम डिटेल में बाद में देखते हैं कि इनकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज किस तरह बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो इसके बाद आता है हमारे पास थिन फिल्म्स को ग्रो करने कैसे करवाया जाता है, कौन सी हमारे पास ऐसी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हैं जिनके जरिए हम किसी भी सबस्ट्रेट के ऊपर थिन फिल्म्स ग्रो करवा सकते हैं। सो नंबर 1, इसके यहाँ हम जो डिस्कस करेंगे वो 3 स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे। नंबर 1, केमिकल डेपोजिशन, वैक्यूम डेपोजिशन, Number 2, chemical vapor deposition, and number 3, sputtering. Vacuum deposition और केमिकल वेपर डेपोजिशन, इनके नाम से ही इनका फर्क क्लियर हो रहा है कि वैक्यूम डेपोजिशन में हम इसकी एक हमारे पास होता है सबस्ट्रेट और एक हमारे पास टारगेट मटेरियल है। टारगेट मटेरियल की हमने थिन फिल्म ग्रो करवानी होती है अपने सबस्ट्रेट के ऊपर। इसके लिए हम इन मटेरियल्स को अंडर हाई वैक्यूम चैम्बर में रखते हैं। ठीक है, इतना हाई वैक्यूम क्रिएट होता है उस चैम्बर में, दैट इज 10⁻⁵ मिलीमीटर मर्करी। ठीक है, उस चैम्बर में हम रखते हैं। उसके बाद इनको हीट किया जाता है और हीट 2 तरीकों से किया जाता है, या तो हम इलेक्ट्रिकली हीट करें उसको, या इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट के जरिए हीट किया जाए। और इन प्रोसीजर्स से क्या होता है कि जितने भी एटम्स बम्बार्ड करने के बाद निकलते हैं टारगेट मटेरियल से, वो इनके ऊपर आके स्टक हो जाते हैं। तो इस तरह एक लेयर ग्रो कर जाती है हमारे सबस्ट्रेट के ऊपर, और इस वे में जो लेयर ऊपर ग्रो होती है दैट इज कॉल्ड एज थिन फिल्म। फॉर एग्जाम्पल, ऑप्टिकल लेंस की कोटिंग की जाती है वाया सिलिका या एल्यूमिना। ऑप्टिकल लेंस की कोटिंग करवाई जाती, ऑप्टिकल लेंस को कोट कर दिया जाता है विद सिलिका SiO2 और या सेकेंड मटेरियल है Al2O3 एल्यूमिना। ये दोनों मटेरियल्स एज थिन फिल्म्स एक्ट करते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास केमिकल वेपर डेपोजिशन। इसमें क्या करते हैं कि ऐसा मटेरियल जो कि वोलेटाइल हो और स्टेबल हो, उसको एज अ टारगेट मटेरियल लिया जाता है और इनकी डिपोजिशन करवाई जाती है किसी भी सबस्ट्रेट के ऊपर।
एक केमिकल की दूसरे सबस्ट्रेट, दूसरे केमिकल के ऊपर, केमिकल कंपाउंड के ऊपर फिल्म ग्रो करवाई जाती है। इसको कहते हैं केमिकल वेपर डिपोजिशन। और इनको वेपराइज किया जाता है, वेपर्स की फॉर्म में होते हैं, इसलिए हम इनको केमिकल वेपर डिपोजिशन कहते हैं। और इनकी जो स्पेशल प्रॉपर्टी है वो ये है कि जिस सबस्ट्रेट के ऊपर हमने इनको ग्रो करवाना होता है उसकी सरफेस का जो मेल्टिंग पॉइंट है उससे टारगेट का मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए। फॉर एग्जांपल सरफेस का 100 डिग्री सेल्सियस है मेल्टिंग पॉइंट, तो हमारे टारगेट मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट 75 से 80 होना चाहिए, far below than the melting point of the surface of our substrate। क्योंकि देखें अगर टारगेट का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा वो ओवरहीट उसे करेंगे, जैसे ही वो इस सरफेस पे आके गिरेगा या इसे डाला जाएगा सरफेस के ऊपर तो सरफेस तो मेल्ट हो जाएगी, तो वो स्टक नहीं हो सकेगी एक दूसरे के साथ, उनका केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। जबकि हमने केमिकल रिएक्शन नहीं करवाना, हमने सिर्फ उनकी बाइंडिंग, उनकी डिपोजिशन करवानी है। फॉर एग्जाम्पल टाइटेनियम की थिन फिल्म्स सिरामिक के ऊपर ग्रो करवाई जाती हैं। हमारा सबस्ट्रेट जो है दैट इज सिरामिक, इसके ऊपर हमने टाइटेनियम की फिल्म ग्रो करवानी है, तो उसका केमिकल रिएक्शन है हमारे पास टाइटेनियम ब्रोमाइड प्लस हाइड्रोजन। एज अ रिजल्ट हमारे पास टाइटेनियम प्लस HBr ये आ जाता है। इसको बैलेंस कर लें इस फॉर्म में। Sorry, here is 4। ठीक है, तो ये जो टाइटेनियम यहाँ से निकलेगा इसकी सिरामिक के ऊपर थिन फिल्म ग्रो हो जाएगी। इसी तरह सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं दैट इज सिलेन। सिलेन को जब अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाया जाता है रेंजिंग फ्रॉम 900 to 1100 डिग्री सेल्सियस, तो हमारे पास सिलिकॉन नाइट्राइड बन जाता है। और इस सिचुएशन में जो हाइड्रोजन गैस है वो एलिमिनेट हो जाती है। सिलिकॉन नाइट्राइड प्लस हाइड्रोजन ये गैसियस फॉर्म में उड़ जाएगी और बाकी सिलिकॉन नाइट्राइड आ जाएगा हमारे पास। और इस तरह किसी भी सिरेमिक मटेरियल के ऊपर हम सिलिकॉन नाइट्राइड की थिन फिल्म ग्रो करवा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्पटरिंग। स्पटरिंग ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें अंडर हाई वैक्यूम चैम्बर हाई वोल्टेज अप्लाई की जाती है और उस वेरी हाई वोल्टेज से एक
सबस्ट्रेट जो है वो एज एनोड एक्ट करता है, जिसकी फिल्म ग्रो करवानी होती है वो एज अ कैथोड एक्ट करेगा, और वो हमारा होगा टारगेट मटेरियल। जब हम वेरी हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ से इनके एटम्स स्पटर्ड होते जाएंगे और वो एनोड पे आके डिपॉजिट होते जाएंगे थिन फिल्म की फॉर्म में। इस तरह हमारे पास स्पटरिंग के प्रोसीजर में भी थिन फिल्म्स ग्रो हो जाती हैं किसी भी सबस्ट्रेट के ऊपर, लेकिन वो सबस्ट्रेट कंपैटिबल होना चाहिए। इसके इस प्रोसेस के एडवांटेजेस हैं बाकी दोनों प्रोसेसेस से। फर्स्ट एडवांटेज क्या है कि इनकी एनर्जी बहुत हाई होती है। जो एटम्स स्पटर्ड फॉर्म में एनोड पे जाते हैं, उन स्पटर्ड एटम्स की एनर्जी बहुत हाई होती है, और इसलिए ये जो सबस्ट्रेट है उसकी एटॉमिक लेयर्स के अंदर तक पेनिट्रेट कर जाते हैं, एंड इन दिस वे देयर cohesion or adherence becomes high. They become highly adhered to the substrate surface, क्योंकि ये सरफेस के एटॉमिक लेयर्स के अंदर तक पेनिट्रेट कर जाते हैं। एंड सेकेंड एडवांटेज ये है कि हम अपना टारगेट मटेरियल मोर देन वन टाइप्स का यूज कर सकते हैं। हम टारगेट मटेरियल को चेंज करते रहते हैं। अगर हमें 3 से 4 किस्म की फिल्म्स ग्रो करवानी है तो हम अपने टारगेट मटेरियल को रिप्लेस करते जाएंगे with the new one, and in this way the first layer first target material से, second layer from second target material, third film from third material, and fourth film from the fourth target material। इस तरह हमने 4 टारगेट मटेरियल चेंज किए लेट्स सपोज, और उसकी 4 फिल्म्स हमारे सबस्ट्रेट के ऊपर ग्रो कर गई। So sputtering procedure is advantageous in these ways. अच्छा, उसके बाद आ जाती हैं इसकी एप्लीकेशंस। नंबर 1, जो थिन फिल्म्स हैं इनको हम डेकोरेशन पर्पस के लिए यूज करते हैं। नंबर 2, प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं। डेकोरेशन के लिए कैसे यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये शाइनी या ऑयली सरफेसेस के तौर पे भी एक्ट करती हैं कुछ जो फिल्म्स हैं, इसलिए वो एक शाइनी टच देने के लिए जो डेकोरेशन पर्पस में हेल्पफुल होती हैं उस सेंस में इनको यूज किया जाता है। सेकेंडली, प्रोटेक्शन के लिए डेफिनेटली जब ऑयली नेचर का होगा तो उससे भी एक ऊपर लेयर आ जाएगी और उसका डायरेक्ट एनवायरनमेंट से कांटेक्ट नहीं हो पाएगा, और इस तरह वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स से अफेक्ट नहीं होगी, एंड दिस लीड्स टू द प्रोटेक्टिव सेंस। And the next one is they are used as photovoltaic devices. फोटोवोल्टिक डिवाइसेस क्या काम करती हैं कि
ये कन्वर्ट करती हैं इनटू इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक एनर्जी। फोटोन एनर्जी को कन्वर्ट करती हैं इनटू इलेक्ट्रिसिटी। और इस तरह हम जो लेंस के ऊपर, नंबर 4, ऑप्टिकल लेंसेज के ऊपर जो कोटिंग्स होती हैं उनमें भी इनको यूज करते हैं। किस पर्पस के लिए? ताकि कम से कम लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो। ठीक है, लेंस की प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है ताकि कम से कम लाइट रिफ्लेक्ट हो। फॉर एग्जाम्पल, एंड यस नंबर 4, इनको हार्डनेस इंक्रीज करने के लिए भी यूज किया जाता है किसी भी मटेरियल की। हार्डनेस एंड रेजिस्टेंस, क्योंकि ये मटेरियल्स, ये फिल्म्स एज इंसुलेटर भी एक्ट करती हैं और एज कंडक्टर्स भी। तो अगर एज इंसुलेटर्स एक्ट करें तो उस केस में ये रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर देंगी। और इसी तरह कुछ ऐसी फिल्म्स हैं जो कि मटेरियल की हार्डनेस को इंक्रीज करती हैं। फॉर एग्जांपल, जो डायमंड की फिल्म्स होती हैं, डायमंड फिल्म्स डिपॉजिट करवाई जाती हैं मटेरियल्स के ऊपर, ड्रिलिंग टूल्स के ऊपर स्पेशली, ताकि उनकी हार्डनेस और रेजिस्टेंस इंक्रीज हो सके। इसी तरह सेकंड एग्जांपल है, a hard steel drill may be coated with a thin film of tungsten carbide. This shows the tungsten carbide. टंगस्टन कार्बाइड की फिल्म डिपॉजिट करवाई जाती है स्टील के ऊपर, सॉरी, स्टील ड्रिल। स्टील ड्रिल की कोटिंग करवाई जाती है विद टंगस्टन कार्बाइड। ये स्टील ड्रिल एज अ सबस्ट्रेट और टंगस्टन कार्बाइड एज आवर टारगेट मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ थिन फिल्म्स। तो इस तरह इनकी हार्डनेस ड्रिलिंग मशीन की भी, ड्रिलिंग टूल्स की और स्टील ड्रिल की, इन दोनों की हार्डनेस को इंक्रीज करने के लिए हम टंगस्टन कार्बाइड भी यूज करते हैं, डायमंड फिल्म्स भी यूज करते हैं। So thank you very much for watching my video. Please subscribe my channel and watch more videos. और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। Thank you very much.